तो जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर लीनियर मोमेंटम को समझा दीजिए, तो आज लीनियर मोमेंटम को समझने का प्रयास करेंगे। लीनियर मोमेंटम तो मोमेंटम जो है वो डिफाइन किया जाता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो किसी बॉडी की होती है, जनरली बोलचाल में भी आपने सुना होगा कि मेरा मोमेंटम टूट गया। एक फिक्स स्पीड से मैं चल रहा था, ऐसे पढ़ाते समय लोग कहते हैं कि अरे बड़ा अच्छा मोमेंटम चल रहा था और बीच में डिस्टर्ब हो गया मोमेंटम। मतलब जो फ्लुएंसी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फ्लुएंसी है वो उसकी मोमेंटम है। और जब मोशन के केस में, लीनियर मोशन के केस में हम मोमेंटम की बात करते हैं, तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम उसकी वेलोसिटी और उसके मास पे डिपेंड करता है और दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वेलोसिटी को आप इंक्रीज करोगे तब भी मोमेंटम इंक्रीज होगा, और किसी बॉडी का मास अगर उसी फिक्स कांस्टेंट वेलोसिटी पे मास को इंक्रीज किया जाए तब भी मोमेंटम अधिक होगा। जैसे इसको सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी को हम एक छोटा सा कंकड़ उठा के, बहुत ही हल्का सा कंकड़ उठा के एक तो फिक्स वेलोसिटी के साथ उसको किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक कराएं या किसी दूसरे को उससे हिट करें, तो और एक अपेक्षाकृत बड़े स्टोन को लें, बड़े पत्थर को लें जिसका मास अधिक है, और उसी वेलोसिटी के साथ उस पर्सन को हिट करें और उससे अगर हम पूछें कि आपको ज़्यादा तेजी से चोट किसने पहुंचाई, ज़्यादा चोट किसने पहुंचाई, तो वो कहेगा कि बड़े वाले पत्थर ने पहुंचाई। छोटे वाले पत्थर से तो थोड़ा सा चोट लगा, लेकिन बड़े वाले पत्थर ने अपेक्षाकृत अधिक चोट पहुंचाई। मतलब मास इंक्रीज हुआ तो मोमेंटम उसका इंक्रीज हुआ, और मोमेंटम जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसको हम P से डिनोट करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, तो P यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और इसका SI यूनिट इस तरह से अगर हम देखें, SI यूनिट तो SI यूनिट इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मास के लिए, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसको कहते हैं। या फिर न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड क्यों होता है? एक न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और 1 न्यूटन सेकेंड इंटू 1 सेकेंड हम कहें तो हो जाएगा क्या, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। दिस स्क्वायर इज कैंसिल विद दिस सेकेंड, हमको मिलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो 1 न्यूटन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसके SI यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये हुआ हमारा मोमेंटम। तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? मान लो कि कोई बॉडी है जिसका मास 10 kg है और वो फिक्स वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तब मोमेंटम क्या होगा? P इज इक्वल टू m इंटू वी इज इक्वल टू मास 10 kg इंटू वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसका मोमेंटम निकल के आ गया 10 5 या 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से अगर हमको मोमेंटम पता हो, मास पता हो, तो हम बॉडी की वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और तब इस फार्मूले से हमको क्या मिलता है, जैसा कि हम जानते हैं P इज इक्वल टू m इंटू वी, और मोमेंटम हमको पता है, मास पता करना हो तो m इज इक्वल टू P बाई वी हो जाएगा।
उसी तरह से अगर वेलोसिटी पता करना है तो P/m हो जाएगा। तो इस रिलेशन का यूज करके कोई भी अगर दो हमको फिजिकल क्वांटिटी पता हो तो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और टर्म आता है जो बच्चों को बड़ा परेशान करता है, मैं इस वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर देना चाहता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि किसी सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, मींस अनचेंज्ड रहता है। किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो होता है वो अनचेंज्ड रहता है, कंजर्व रहता है। तो जैसे मान लिया हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि किसी बॉडी का मोमेंटम, किसी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं रहता है। तो एक सिस्टम जो बनता है वो एक से अधिक फिजिकल बॉडीज को मिला के बनेगा। यानी एक अगर फिजिकल सिस्टम की हम बात करें तो वो फिजिकल सिस्टम किसी एक बॉडी से नहीं, एक से अधिक बॉडीज को अगर एक साथ हम लेके चलें तो कहेंगे कि एक सिस्टम है। तो अब मान लिया कि दो कार्स हैं, एक कार ए है, ये एक कार है और एक कार बी है। दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मास है m1, इसका मास है m2। ये एक इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव कर रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी u2 से मूव कर रही है। कुछ समय तक ये दोनों ऐसे एक ही स्ट्रेट लाइन में अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो मान लो सर्टेन डिस्टेंस ये a कार तय करती है और सर्टेन डिस्टेंस ये b कार तय करती है और यहाँ आगे दोनों टकरा जाती हैं। जब इन्हें टक्कर हो जाता है, कोलाइड कर जाती हैं, तो फिर क्या होता है, ये इस पे फोर्स अप्लाई करती है और ये इस पे फोर्स अप्लाई करती है। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगी और इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मान लिया कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 हो जाती है। जब टक्कर होता है तो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी u1 से v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी u2 से v2। अब कार ए के लिए, कार ए के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मतलब m1 मास है उसका और इनिशियल वेलोसिटी u1। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल जो वेलोसिटी है और इनिशियल जो हमको भी इनिशियल मिला वो m1 u1। इसी तरह फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा, टक्कर के बाद p फाइनल ये हो जाएगा m1 v1, m1 v1। इसी तरह से अगर हम देखें कार B के लिए, कार B के लिए तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम मान लो कि ये P1 इनिशियल हो गया, ये P1 फाइनल हो गया। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m2 u2 और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम m2 v2। जिस तरह m1 u1 इसका कार A का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम m1 v1 है, उसी तरह कार B का इनिशियल मोमेंटम m2 u2 और फाइनल मोमेंटम m2 v2 होगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है।
न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ को दो तरह से हम शो करते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये तो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ए का जो है सहारा लेते हैं। अगर उसको यूनिट मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के चेंज के बराबर फोर्स होता है। दूसरी तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है उसका रेट, मान लिया कि ये टोटल टक्कर होने में और मोमेंटम के चेंज होने में, पहली बॉडी के मोमेंटम के चेंज होने में जो है t सेकेंड लगता है, तो उस कंडीशन में चेंज इन लीनियर मोमेंटम अब कार एक के लीनियर मोमेंटम में चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस m1 v1 माइनस m1 u1 होगा। अगर ये t टाइम में होता है, t टाइम, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कार्य क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 बाई t, अगर t टाइम में लगता है। मतलब हमको क्या मिल गया, इज इक्वल टू, अगर m1 को हम कॉमन ले लें तो v1 माइनस u1 बाई t मिलेगा। हम जानते हैं कि मास इनटू ये एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है वो फोर्स के बराबर होगा, इज इक्वल टू फोर्स F। तो ये F1 फोर्स जो है, मान लिया जो पहली बॉडी है यानी कार 1 है वो B पे अप्लाई करती है, तो कार B पहली बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करेगी वो इसी तरह उसके रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम पे होगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अब कार B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब उसका मास m2 था, v2 उसका जो है फाइनल वेलोसिटी थी, माइनस m2 u2 और बाई t हो जाएगा। और यह भी किसके बराबर होगी, F2 के बराबर होगी। मान लिया F1 फोर्स कार A B पे अप्लाई करती है, F2 फोर्स कार B A पे अप्लाई करता है, तो होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट फोर्सेज होंगे, इक्वल और अपोजिट फोर्सेज होंगे। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है, बाय द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने तीनों लॉज बताए थे, न्यूटन के तीनों नियम हमने मोशन से रिलेटेड बताए थे। तो इस तरह से जो देखते हैं आगे क्या होता है, हमको मिलता है कि नहीं जो पाना चाहते हैं, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन, न्यूटन के मोशन के तीसरे नियम से हम समझते हैं कि F1 जो होगा वो ठीक F2 के बराबर होगा निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए निगेटिव साइन होगा। तो F1 का वैल्यू हम क्या लेके आए थे, m1 v1 माइनस m1 u1 बाई t इज इक्वल टू, अब इसको माइनस हम कर दें तो हमको मिलेगा, ये था m2 v2 माइनस m2 u2 बाई t। अब मान लो t से t को कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमको मिला क्या, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2।
अब इस माइनस को अगर हम इनसे मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 और माइनस माइनस प्लस m2 u। और अगर मान लो इस v को v के तरफ लेके आए, इसको इसके तरफ लेके आए, तो हमको मिलेगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आए तो पॉजिटिव हो जाएगा u1 प्लस m2 u। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कार का टोटल फाइनल मोमेंटम जो है, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ कार्स, m1 v1 पहले का फाइनल मोमेंटम हो गया, m2 v2 दूसरी का फाइनल मोमेंटम हो गया, दोनों का सम टोटल दोनों कार का फाइनल मोमेंटम हो गया, इज जस्ट इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ कार्स। दोनों कार के टोटल इनिशियल मोमेंटम के बराबर ये पहली का तो इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये दूसरी का इनिशियल मोमेंटम हो गया। दोनों सिस्टम में जो कार्स हमने लिए थे उनके दोनों इनिशियल मोमेंटम को अगर हम जोड़ दें तो वो टोटल फाइनल मोमेंटम जो उन दोनों कार्स का था उनके बराबर आता है। मीन्स जो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का था वो अनचेंज रहा। तो इस तरह से हम पाते हैं कि जो किसी सिस्टम का मोमेंटम होता है वो ऑलवेज अनचेंज रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है। आशा है समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि कोई और टॉपिक आपका होता है तो इसी तरह आप मुझे बताते रहेंगे और उस टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।